नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 का भूगोल पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और कक्षा 12 के मानव भूगोल के मूल सिद्धांत जो हमारी पुस्तक है उसका चैप्टर 8 हम देख रहे थे। और आपको जानकर खुशी होगी आज जो चैप्टर 8 है वो हमारा इसी लेक्चर के साथ खत्म हो जाएगा, जो लेक्चर हमारा 6 है। आज हम परिवहन से संबंधित जल परिवहन जो है उसको पूरा देखने के बाद, वायु परिवहन को पूरा देखने के बाद और सड़क परिवहन को पूरा पढ़ने के बाद, सारे परिवहनों की बात होने के बाद एक ऐसा परिवहन था जो कहीं ना कहीं छुपा हुआ था और उसका नाम है पाइपलाइन परिवहन। क्या नाम है उसका? पाइपलाइन परिवहन, जिसको हम बड़ी ही डिटेल से देखने वाले हैं आज। और इसके अलावा हम संचार को देखने वाले हैं। पाइपलाइन परिवहन बिल्कुल बेसिक और सिंपल तरीके से हम समझे तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी तरलीय, ध्यान से सुनिएगा, किसी तरलीय और या गैसीय पदार्थ को किसी एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाना पाइपलाइन परिवहन कहलाता है। क्या कहलाता है? पाइपलाइन परिवहन। तो बहुत डिटेल से इसको हम आज समझने वाले हैं। इसके अलावा संचार की कई पिछले चैप्टर में थोड़ी थोड़ी चर्चा हमने की है, लेकिन आज संचार को हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इसमें कई टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, जैसे साइबर जो होता है, स्पैम जो होता है, इस प्रकार से वो चीज़ें जो है इसमें डेवलप हो चुकी है। और डेवलप होने से आज जो संचार है वो एक उच्च गति को पकड़ पाया है, जैसे दूर संचार हमने एक लेक्चर में बात की थी। तो इसके अंदर जो है परिवहन जो है उसको अच्छे से हम समझते हैं, जानते हैं कि पाइपलाइन परिवहन क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूं कि इसके अंदर जो परिवहन संचार, जिस परिवहन का संचार होगा या जो परिवहन इसके अंदर गति करेगा वो सिर्फ तेलीय और गैसीय होगा। कैसा होगा? सिर्फ तेलीय और गैसीय। जैसे कि एक परिवहन की अगर हम बात करें, जैसे जल भी इसके अंदर जा सकता है, पेट्रोल डीजल भी इसके अंदर जा सकते हैं, एलपीजी गैस जैसी चीज़ें भी इसके अंदर जा सकती है। जैसे कि मानव को, किसी को, कोई व्यक्ति जो है बीमार है और उसको ऑक्सीजन दिया जा रहा है, वो जो पाइपलाइन के माध्यम से, पाइप के माध्यम से वो भी इसके अंदर आ जाता है। जैसे कि मानव खुद परिवहन का साधन था, वैसे ही पाइप चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, उसके माध्यम से गैस या तैलीय पदार्थ किसी को दिया जा रहा है तो वो पाइपलाइन परिवहन होगा। तो पाइपलाइन परिवहन में एक अच्छा एग्जाम्पल जो हम देख रहे हैं, जैसे राजस्थान के अजमेर और राजस्थान के जयपुर को जब जल की आपूर्ति, पीने वाले जल की आपूर्ति, जिसे पेयजल जल आपूर्ति हम कहते हैं, वो करने के लिए राजस्थान के ही टोंक जिले के अंदर चंबल नदी पर, बनास नदी पर एक बांध बनाया गया है। और उस बांध से, बनास नदी पर जो बांध बनाया गया है, उससे फिर जो पानी है बिसलपुर बांध के नाम से, बिसलपुर के नाम से पानी आता है और वो दोनों जिलों को दिया जाता है। और वो जिस माध्यम से आता है वो पाइपलाइन परिवहन। तो आप थोड़ा थोड़ा इसको अभी टच हो पाए हो कि पाइपलाइन परिवहन में तेल और गैसीय पदार्थ जो होते हैं उन्हें एक रनिंग और एक गति दी जाती है। अब कई देश इसमें हम ऐसे भी देखेंगे जो दूध को भी इससे पहुंचा देते हैं, जो कि गलत है, लेकिन कई देश डेवलप हो चुके दूध को इस माध्यम से पहुंचा देते हैं। ये आपको पाइपलाइन दिखाई दे रही है तो ये किसी देश का इमेज लिया हुआ है। इसमें देखिए इसके अंदर से कोई भी तेलीय गैसीय पदार्थ जो है हम पहुंचा सकते हैं और पहुंचाकर उसे जहां पहुंचाना है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको गति दी जाती है और वो उस स्थान पर पहुंच जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट पाइपलाइन परिवहन का देखिए आप, तरल व गैसीय प्रवाह में सहायक है। यानी कि ये जो है तरल व गैसीय प्रवाह में सहायक होता है, यानी इसके अंदर सिर्फ तरल चीजें ही पहुंचाई जा सकती है, सिर्फ गैस वाली चीजें ही पहुंचाई जा सकती है। इसके अलावा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में सहायक है। अब तरल में अगर हम देखें तो क्या है? पेट्रोल है, तरल पदार्थ है। पेट्रोल क्या है भाई? बिल्कुल तरल पदार्थ है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। गैस जो है वो एक फॉर्म में है तो उसको भी पहुंचाया जा सकता है। ये पेट्रोल लिक्विड फॉर्म में, तो लिक्विड फॉर्म में या गैसीय कोई भी वस्तु होती है उसको हम पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा व्यापक स्तर पर प्रयोग हो रहा है। मैंने बताया ना कि आज कई देश ऐसे हैं जो दूध के लिए भी किसका प्रयोग कर रहे हैं? पाइपलाइन का प्रयोग कर रहे हैं। तो किसी भी वस्तु के लिए आज लगभग सारी कंट्री जो है पाइपलाइन परिवहन का प्रयोग करने लग गई। अब पाइपलाइन परिवहन का एक उदाहरण अच्छा इस समय चल रहा है जो राजस्थान में डेवलप हो रहा है, हो सकता है आपके स्टेट में भी डेवलप हुआ होगा। हर घर के अंदर एक गैसीय पाइप लगाया जा रहा है पतला सा,
उसके माध्यम से हर घर के अंदर गैस दी जाएगी, यानी सिलेंडर से छुटकारा। वो जो गैस है वो किस माध्यम से आ रही है? पाइपलाइन परिवहन के माध्यम से। पाइपलाइन परिवहन वो नहीं है कि उसके ऊपर बैठ गए पाइप पे और जो है ऊपर बैठे बैठे आराम से जहां पहुंच रहे हैं वो पहुंच गए, अंदर घुस गए, तैरते तैरते चले गए पेट्रोल डीजल में। ऐसा नहीं है पाइपलाइन परिवहन। पाइपलाइन परिवहन सिर्फ वस्तुओं के लिए, सामान के लिए, यात्रियों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। सस्ता पड़ता है या महंगा पड़ता है वो एक अलग बात है। सस्ते के चक्कर में इसमें मत घुस जाना पाइप में, पता नहीं कहाँ जाके निकलोगे, समझ गए ना। तो ये चीज हम देख रहे हैं कि व्यापक स्तर पर यानी एक बड़े लेवल पे आजकल इसका कार्य किया जाता है। जलापूर्ति में उपयोग, यानी पानी के लिए मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कि बिसलपुर बांध से अजमेर और जल की आपूर्ति, अजमेर और जयपुर में जलापूर्ति की जाती। रसोई गैस की आपूर्ति, अभी कुछ देर पहले बताया कि राजस्थान में जो है इस प्रकार से पाइपलाइन लगाई जा रही है, हर घर में लगाई जा रही है, उससे गैस उसको प्राप्त होगा। न्यूजीलैंड में दूध में सही, अब न्यूजीलैंड में देखो अच्छी न्यूज है ये हमारे लिए कि न्यूजीलैंड वाले तो दूध के लिए भी वो सरस वाली थैली लेके नहीं आते, वो सीधा पाइपलाइन के माध्यम से घर घर दूध पहुंचा देते हैं जिसको जितना चाहिए। ऐसा नहीं है, घर घर का मामला नहीं है, एक शहर में पाइपलाइन पहुंचती है और वहां से फिर शहर में सप्लाई हो जाता है। कहाँ की बात कर रहे हैं? न्यूजीलैंड। अब एक बहुत प्रसिद्ध पाइपलाइन है जिसका नाम बड़े ही गर्व से लिया जाता है, बड़ी है इसलिए नाम बिग है, और इसका पूरा नाम है बिग इंच। एक प्रसिद्ध पाइपलाइन है जो हर एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में हर बार पूछी जाती है। तो थोड़ा बिग इंच के बारे में जानते हैं। बिग इंच कहाँ है? ये मैक्सिको खाड़ी के अंदर लगाई हुई है, मैक्सिको खाड़ी के अंदर इसको लगाया गया है। प्रकार कैसा है? किसको ले जाती है? तेल को। तो बिग इंच पाइपलाइन की बातें तो दो ही है, लेकिन एग्जाम में जब आती है ये वाली पाइपलाइन तो हमें समझ में नहीं आती यार ये बिग इंच क्या है। सवाल या तो ऐसा पूछा जाएगा कि कौन सी पाइपलाइन पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, तो बिग इंच, या फिर बिग इंच पाइपलाइन कहाँ है, तो मैक्सिको में। कहाँ है भाई? मैक्सिको की खाड़ी। प्रकार कैसा है? तेलीय, यानी तेल परिवहन को, तरल पदार्थ को ले जा रही है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए ये बनाया हुआ है यहाँ पे बिग इंच। आगे देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का 17% तेलीय गैस परिवहन पाइपलाइन से होता है। यानी कि जो उत्तरी अमेरिका है उसको कहीं भी तेल अगर पहुंचाना है या गैस अगर पहुंचाना है तो 100 में से 17% जगह वो किसका प्रयोग कर रहा है? पाइपलाइन का प्रयोग कर रहा है। और मोदी जी में देख के आगे अब घर घर में पाइपलाइन लगा रहे हैं। उनको ये पता नहीं है वो 17% यूज कर रहा है, तुम 100% पे उतर रहे हो। अच्छी बात है, पाइपलाइन होनी चाहिए घर घर में, लेकिन खतरा कितना बढ़ जाएगा आप सोचिए। अगर सिलेंडर घर में है, अगर विस्फोट हुआ तो सबसे बड़ी बात यह कि घर वालों को नुकसान हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा ना, आसपास के 2 घर को हो सकता है। लेकिन अगर गैस ये पाइपलाइन फूटी या कहीं से भी बाहर से लीकेज हुई तो कितना खतरा बढ़ जाता है। यानी आदमी जो है, इंसान जो है, चारों तरफ रिस्की माहौल बना रहा है। क्या बना रहा है? रिस्की माहौल बना रहा है। फिर भी जो है इंडिया है, इसके अंदर हर चीज़ को डेवलप करने का प्रयास चल रहा है और होना भी चाहिए हर कंट्री की तर्ज पे। डरेंगे कब तक? अब तो चारों तरफ पाइपलाइन बिछा नहीं है, चाहे गैस विस्फोट हो तो हो जाए। ठीक है, तो 17% यूज कर रहा है तेली और गैसीय। प्रस्तावित यानी बनेगी, ये देखो इस प्रकार की होती है पाइपलाइन, ये बनी हुई देखो। प्रस्तावित ईरान से पाकिस्तान आएगी ये, और पाकिस्तान से भारत एक अंतर्राष्ट्रीय तेल और गैस की पाइपलाइन जो है बिछाई जाएगी। अभी बिछाई नहीं है, प्रस्तावित है। कैसी है? प्रस्तावित। ईरान से पाकिस्तान आएगी और पाकिस्तान से भारत आएगी, और इसमें क्या आएगा? तेल और गैस आएगा। इसके अंदर क्या आएगा? ईरान से तेल और गैस। ये विश्व की यानी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पाइपलाइन होगी। तो बीच में हमारा चोर देश बैठा है पाकिस्तान, मेरे को तो लग रहा है वो छेद करके ही निकाल लेगा तेल और गैस उसमें से। भारत को तो कुछ आना ही नहीं है, लेकिन पाइपलाइन का आंकड़ा जो है पूरे विश्व में पहले नंबर पे आ जाएगी, है ना। तो पाकिस्तान जो है बहुत बढ़िया है फिजिकली, अगर वास्तव में फिजिकली अगर देखें तो पाकिस्तान की ज्योग्राफी जो है बहुत अच्छी है, क्योंकि उसके पहाड़ है, पर्वत है, नदियाँ हैं, झीलें हैं। लेकिन इकोनॉमी यानी पैसों में और पॉलिटिक्स दृष्टि से देखें तो बहुत पिछड़ा हुआ देश है। गरीबी का आंकड़ा दिनों दिन जो है एक लेवल से भी नीचे चला गया, उसको उठा पाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन फिजिकली दृष्टि से देखें पहाड़ पर्वत नदियों से, तो उसके पास ये भारत का ऊपरी हिस्सा तो लगभग ले लेके लोगों को गिफ्ट कर चुका है, अक्साई चीन को गिफ्ट कर चुका है, सारी चीज़ें गिफ्ट कर चुका है। तो ये वहाँ से गुजरेगी, इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तेल व गैस ये विश्व में सर्वाधिक लंबी होगी। संचार पढ़ेंगे, ये था पाइपलाइन, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी ना। तो इसमें प्रशांत अंटार्कटिका जल वाले बड़े नाम आए, ना वायु परिवहन जैसी बड़ी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, ना एयरपोर्ट बनाना पड़ा, ना बंदरगाह बनाना पड़ा,
ना रेलवे स्टेशन बनाना पड़ा, कुछ भी नहीं, पाइप लाओ, डालो, गैस छोड़ो उसके अंदर, हाँ तेल छोड़ो उसके अंदर, कोई भी तेलीय पदार्थ और गैसीय पदार्थ छोड़ो, बस पाइपलाइन परिवहन इतना ही है। लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है, हम पीछे पड़े रहते हैं, वायु परिवहन बड़ा लगता है, हम वायु परिवहन पढ़ लेते हैं यार, है ना, जबकि ज्यादा पूछा जाता है रेल परिवहन और पाइपलाइन परिवहन। ठीक है ना, स्टार कर लेना इसको। अब हम देख रहे हैं संचार, जो मैं बोल रहा हूं आप तक पहुंचता है, मैंने कई बार बताया, सूचना है, और ये जो माध्यम है यूट्यूब का, ये संचार है। शॉर्टकट तरीके से इसे पढ़ते हैं। संचार का अर्थ है अपने भाव, मेरे जो अरमान है वो आप तक पहुंचाना, जो ज्योग्राफी का ज्ञान है वो आप तक पहुंचाना, मेरे जो भाव है, मेरे मन की जो बातें हैं, मेरे जो विचार है। मेरे विचार काम आ रहे क्या? मैं तो कह रहा हूं पाइपलाइन मत बिछाओ, लेकिन मैं जो विचार बना के आपको बता रहा हूं आपके लिए, तो वही मेरे विचार हुए। तो भाव, विचार, संदेश और ज्ञान, सूचना को दूसरों तक पहुंचाना, अपने अनुभवों का परस्पर आदान प्रदान करना, मेरे जो अनुभव है उसको आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और आपके अच्छे परसेंटेज बनते हैं तो आप YouTube के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, ये मोनू सर टेलीग्राम कौन सा, मोनू सर इंस्टा कौन सा, लर्न शेयर का इंस्टाग्राम सर्च करके, और वह अपने विचारों का आदान प्रदान आप करते हो, तो वो बात अगर एक दूसरे के पास जाती है संचार के माध्यम से, तो वो संचार कहलाता है। आजकल सिग्नलों को पृथ्वी पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक करने के लिए कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग किया जाता है, जिन्हें संचार उपग्रह कहते हैं। संचार की इस विधि को, जिसमें प्रेक्षेपी अभिग्राही के बीच सिग्नल का संचार उपग्रह के द्वारा होता है, उसे उपग्रह संचार कहते हैं। उपग्रह संचार एक मैंने बहुत डिटेल से टॉपिक कराया था आपको, PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, उसको मैंने आपको डिटेल से बताया, यहाँ उसकी बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें उपग्रह संचार जो होता है वो उपग्रह के माध्यम से जो है जानकारी को जुटा पाता है। यानी कि उपग्रह एक तो होता है प्रकृति ने जो बनाए हैं, एक जो होते हैं हमने जो बनाए हैं वो होते हैं कृत्रिम, और प्रकृति से जो बने हैं वो प्राकृतिक उपग्रह होते हैं। तो यहाँ से बनाकर हम सतीश धवन केंद्र से, हैदराबाद आंध्र प्रदेश से उसको छोड़ देते हैं, वो पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर दूर जाता है रॉकेट से, रॉकेट खत्म हो जाता है, वो वहीं स्थापित हो जाता है, पृथ्वी जैसे घूमती है वो भी घूमना शुरू कर देता है, और वहाँ से वो जानकारी देता है धरती पर बैठे हुए व्यक्ति को कि आज मौसम कैसे रहने वाला है। ये जो संचार यहाँ से वहाँ तक बताया जा रहा है, इसको हम दूर संचार या सिग्नल के माध्यम से प्राप्त होने वाला संचार या अभिग्राही संचार या प्रेषित संचार कहते हैं। क्या कहते हैं? सिग्नल वाला संचार, प्रेषित संचार, अभिग्राही संचार और उपग्रह संचार, ये सब कुछ इसको कहा जाता है। आ गया समझ में? ये देखिए, ये उपग्रह स्थापित किया गया है, ये पृथ्वी घूम रही है और ये यहाँ से जानकारी देता है। एक उपग्रह नहीं, ये भी कृत्रिम उपग्रह, ये भी कृत्रिम, ये भी कृत्रिम, ये हमें डिटेल्स देता रहता है। आगे देखिए, अब वो क्या देता है, इनके द्वारा मौसम की जानकारी दे दी जाती है, जलीय तथा सागरीय दशाओं संबंधी बहुत उपयोगी आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। यानी कि जो कुछ भी डिटेल होती है वो दे देता है, मौसम से संबंधित, जल से संबंधित, सागर में, जैसे कि एक डाटा नाम की चीज होती है जो समुद्र में लगी रहती है, डाटा एक मशीन होती है। क्या करती है ये मशीन? इस समुद्र के अंदर जैसे ही सुनामी आती है, क्या आती है? सुनामी की जो डिटेल्स है 8 आवर्स पहले, 8 घंटे पहले ये दे देती है, 8 घंटे पहले सूचना बता देती है। तो ये भी उपयोगी हुई है एक प्रकार से सूचना देने में। तो ऐसे आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, ऐसे कई गैजेट आजकल बना दिए गए हैं। दूसरा, समुद्र तटों पर आने वाले तूफानों की पूर्व सूचना उपलब्ध होती है, जिससे हजारों मछुआरों का जीवन रक्षा कर पाना संभव हुआ दूर संचार के माध्यम से। यानी कि जो मछुआरे होते हैं बेचारे रात दिन जो है जलीय क्षेत्रों में होते हैं और उन्हें कोई परेशानी नहीं हो, उनके लिए जो किसी भी प्रकार की वस्तुएं जो है वो जुटाने के लिए वो वहाँ बैठे रहते हैं रात दिन, और अचानक से उनको ये पता चल जाएगी तूफान आने वाला, तो हजारों लाखों मछुआरों की जान बच जाती है। अगर ये पता ही नहीं चलता, संचार होता ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं चलता और चपेट में आ जाते हैं। पहले कई मछुआरे मर जाया करते थे, अब ऐसा नहीं होता। आज संचार एक उच्च गति पकड़ चुका है और इसलिए जो है ऐसी समस्याएं नहीं देखने को मिलती हैं। उपग्रहों द्वारा दूर दूर तक रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, यानी उपग्रहों से जो सूचना मिलती है उसके माध्यम से दूर दूर तक जो है संचार को फैलाया जाता है, सूचना को पहुंचाया जाता है, जिससे हर प्रकार का लाभ होता है। जन हानि कम होती है, आर्थिक हानि कम होती है, लोग पहले से ही समझ जाते हैं।
जैसे उपग्रह ने सिग्नल दे दिया, अभी कुछ दिन पहले पूरे भारत में तूफान चल रहा था, बिफरजोई तूफान, तो ये दूर संचार के माध्यम से पता चल गया कि भाई यहाँ से इस दिन उठा है, इतने समय बाद यहाँ पहुंचेगा, इतने समय बाद ये पहुंचेगा, क्योंकि उसकी गति का पता था। तो हमने ये डिस्टेंस मान लिया कि इतने दिन बाद यहाँ, इतने दिन बाद यहाँ, एक एवरेज हमने निकाल लिया। मोबाइल पे बार बार मैसेज आ रहे थे कि भारी तूफान आने वाला है, बिफरजोई दो, तो ये जो सूचना हम तक कलेक्ट हो पा रही थी, ये दूर संचार के माध्यम से हो पा रही थी। किसके माध्यम से हो पा रही थी? दूर संचार के माध्यम से हो पा रही थी। और दूर संचार ही वो टेक्नोलॉजी है जिससे हम डेवलप हुए, जिससे हम आगे बढ़े और अपने आप को एक अच्छे लेवल पर हम पहुंचा पाए। तो दूर संचार माध्यम एक ऐसा माध्यम है जो उपग्रह की मदद से अपना जो संचार है वो दूर दूर तक फैलाने का कार्य करता है, और फिर रेडियो के माध्यम से हम अच्छे से इस कार्य को कर पाते हैं। उपग्रह द्वारा दूर दूर तक रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, यानी उपग्रह जो होता है उससे जो सूचना होती है दूर दूर तक हमें दे देते हैं। आगे देखिए, संचार विशेष। उपग्रहों ने मानव जीवन को अनेक प्रकार से प्रभावित किया है, यानी ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमें आज नहीं मिल पा रही है, यानी उपग्रहों ने हमें एक अच्छा लेवल देने के लिए एक अच्छे लेवल तक पहुंचाने का कार्य किया है। उपग्रहों ने मानव जीवन को अनेक प्रकार से सुशोभित किया है। हर समय मित्रों को फोन करने के लिए छोटे संदेश प्रेषित करने हेतु सेल फोन का प्रयोग करना, यह भी एक संचार है। सेल फोन, मोबाइल अब छोटे लेवल पे आ गए, फिर है ना, मोबाइल तो पहले आ गया था, तो मोबाइल का प्रयोग हम करते आए और सेल फोन के माध्यम से एक दूसरे को मैसेज करते हैं, चैट करते हैं, बात करते हैं। ये एक प्रकार की सूचना है जो मोबाइल के द्वारा हम एक दूसरे तक पहुंचाया करते हैं। केबल, दूरदर्शन, टेलीविजन पर लोकप्रिय कार्यक्रमों को देखने के लिए हम उपग्रह संचार सेवा का उपयोग करते हैं। अब आप टीवी सब देखते हैं, सबके घर में टीवी होती है आजकल। अब तो टीवी का जो है क्रेज जो है वो कम होने लग गया मोबाइल आने के बाद। तो मोबाइल पे जो हम देख रहे हैं उसको टीवी मान लो, तो आजकल हर घर में टीवी प्रयोग होती कि नहीं होती? बिल्कुल होती। वो भी एक प्रकार का क्या है? संचार का साधन। आज मोदी जी वहाँ गए, आज ट्रंप ने ये कहा, आज जिनपिंग चीन के जो चाउमीन है वो यहाँ आए, है ना। तो इस प्रकार की जो जानकारी हमें मिलती है वो किससे मिलती है? केबल, दूरदर्शन और टेलीविजन के माध्यम से। आगे देखिएगा, साइबर स्पेस क्या है? साइबर स्पेस। साइबर स्पेस एक काल्पनिक शब्दावली है जो ये टेक्नोलॉजी का और संचार का जो इस समय जो जाल फैला है, क्या फैला है? जाल। ये जो बड़ा जाल साइबर स्पेस का मतलब है कि सूचनाओं का जो आंकड़ों का जो जाल फैला गया है, उस जाल को हम क्या कहते हैं? साइबर स्पेस। तो संगणक नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा जुड़कर आपसी संपर्क से बनने वाले वातावरण को हम क्या कहते हैं? साइबर स्पेस। साइबर स्पेस दुनिया भर में फैले कंप्यूटर संचार नेटवर्क तथा उसके चारों ओर फैले सूचनाओं के भंडार को साइबर स्पेस का काल्पनिक नाम दिया जाता है। साइबर स्पेस अपने आप में क्या है? एक काल्पनिक नाम है, एक ऐसे ही नाम दे दिया गया है जिससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। सूचनाओं का जाल है। ये क्या है? सूचनाओं का जाल। हमने एक एक चीज को जाना, हमने एक एक चीज को देखा, और लास्ट में हम जो चीज देख रहे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। देखिएगा, समझिए मेरी बात को। संचार जो है, संचार शब्द हमारे सामने कई बार आ गया। संचार, अब कोई भी कार्य अगर नॉर्मल तरीके से कोई सूचना पहुंचाई जा रही है तो वो क्या है? संचार। और संचार जो होता है वो किसी भी सूचना को पहुंचाने का कार्य करता है। तो संचार एक माध्यम है। संचार एक क्या है? माध्यम है। संचार क्या है? यहाँ पे सिर्फ माध्यम है। किसका माध्यम है संचार? तो सूचना पहुंचाने का। किसका माध्यम है भाई? सूचना का माध्यम है। तो सूचना का माध्यम कौन हुआ? संचार। अब संचार, अगर हम कृत्रिम उपग्रह जो हमने बनाए हैं, क्या बनाए हैं? कृत्रिम उपग्रह जो हम हैदराबाद से छोड़ रहे हैं, सतीश धवन केंद्र से, जो ऊपर जाके पृथ्वी के आसपास 36,000 किलोमीटर पर स्थापित हो जाते हैं। ये उपग्रह अपन ने बनाए हैं, और ये उपग्रह अगर हमें मौसम की जानकारी दे रहे हैं, किसकी जानकारी दे रहे हैं? मौसम से संबंधित जानकारी दे रहे हैं। ये हमें विशेष गतिविधियां जो हो रही है, विशेष सूचनाएं जो हो रही है, विशेष सूचनाएं जो है वो हमें दे रहे हैं। किस देश में क्या हो रहा है? अमेरिका ये पता लगा सकता है, हम नहीं लगा सकते अभी।
मौसम की जानकारी दे रहा है, या फिर समुद्र में डाटा जो लगा हुआ है सुनामी की जानकारी दे रहा है, सुनामी की जानकारी दे रहा है, तब इसको हम कहेंगे दूर संचार। इसको हम क्या कहेंगे? दूर संचार। यहां तक बात समझ में आ रही है? संचार तो एक माध्यम है सूचना का, सबको संचार ही कहते हैं। इसमें हमारा मोबाइल आ जाता है। कौन आ जाता है? मोबाइल। इसमें हमारी टीवी आ जाती है, इसमें हमारा टेलीविजन आ जाता है। तो ये सब कुछ संचार के माध्यम है। दूर संचार क्या है? दूर संचार सिर्फ उपग्रह पर निर्भर है, कृत्रिम उपग्रह पर, और ये सारी सूचनाएं देता है। अब एक महत्वपूर्ण चीज हमारे सामने आती है, वो है साइबर स्पेस। साइबर स्पेस का मतलब है ये एक काल्पनिक नाम है, और ये सिर्फ संचार का जाल होता है। संचार का क्या है? संचार का जाल। यानी ये सब कुछ जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ इसमें आ जाता है। ये सब कुछ इसके अंदर, अगर सबको मिलाकर, दूर संचार और संचार को सबको मिलाकर हम कुछ कहें तो वो होगा साइबर संचार। क्या होगा? साइबर संचार। अब ये पूरा चैप्टर जो है, एक तो परिवहन की बात कर रहा था और एक संचार की बात कर रहा था। संचार को हमने देख लिया। परिवहन में जो हमने डिटेल से देखा वो चीजें सिर्फ इतनी थी, जल परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन, वायु परिवहन और स्थल के अंदर रेल, और पिछले जो लेक्चर के अंदर हमने एक सारणी से इसको समझा था। तो परिवहन किसी भी वस्तु का जो दोहन होता है या फिर लोड होता है, दोहन नहीं कहकर लोड, या उठाकर ले जाता है, उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर पहुंचाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। और परिवहन जो है उसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो है, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, एक तो है रेल परिवहन और दूसरा है पाइपलाइन। पाइपलाइन में अगर कोई छोटा सवाल पूछा जाता है तो वो है बिग इंच, जो मैक्सिको में है, बिग इंच। तो ये बेसिक चीज हमने देखी, इस बेसिक चीज को हमने समझा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट था। अगर आप ये दोनों चीज समझ लेते हैं तो ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। एक एक चीज को देखने के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो साइबर स्पेस की बात हम कर रहे थे। साइबर स्पेस एक काल्पनिक नाम है, ये पक्का याद रखें। सूचनाओं का, कंप्यूटरों का, सारी चीजों को जोड़ के रखता है। दूसरा, साइबर स्पेस ये काम भी करता है कि जो डाटा होता है उसको कलेक्ट करके रखता है। साइबर स्पेस जो ऑफिस बनाए जाते हैं उसके अंदर सारे डाटा जो है, जैसे स्टेनो नहीं होता, जो भी व्यक्ति कोई बोला उसको एक कोड भाषा में रख लेता है, वैसे ही साइबर स्पेस सारी चीज़ों को, सारे नॉलेज को एक डाटा के रूप में रखा करता है। और इस जो आने वाले समय है उसके अंदर ये बहुत काम आती है। अपने आप में एक नेटवर्क है जो कंप्यूटर संचार की दुनिया में अपना एक अलग ही पहचान रखता है। ये लो जी, तो ये चैप्टर खत्म 8 वाला। अब एक चैप्टर हमारा बचा है जिसको हम अगली 4 या 5 लेक्चर के साथ खत्म कर लेंगे और हमारा कोर्स जो है 50% कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छे से समझा, जाना। लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब कर रखा है आपने तो अच्छी बात है, नहीं तो करना है। और लर्न एंड शेयर के आर्ट्स के चैनल से ज़रूर जुड़ना है, क्योंकि वहाँ आपको अपडेट मिलती रहती है कि कौन सी क्लास कब आती है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।